दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो आज की ये जो वीडियो है, इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक कोट से। और वो कोट जो है वो फ्रेडरिक नीशे का कोट है, जिसमें कि वो कहता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो डिवाइड करते हैं नेशन को। और वो दो तरीके से या डिवाइड करते हैं, या तो वो बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं, या फिर वो लोगों को, यानी कि जो आवाम होती है, उसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा एक पॉलिटिशियन बिल्कुल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। फाइनली हमें उससे निजात मिलने वाली, और उस आदमी का नाम था फैसल साले हयात। तो वो एक ऐसे ही आदमी था, एक ऐसे ही पॉलिटिशियन था, जिसने लोगों को टूल बना के इस्तेमाल किया। और उसने क्या किया, लोगों को बांट दिया और उनको एनिमीज़ बना दिया एक दूसरे का। दो फैक्शंस बना दिए उसने। उस आदमी की वजह से दो फैक्शंस बने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, और पाकिस्तान फुटबॉल को तबाह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तारीख़ का एक बहुत ही, कहना चाहिए, स्याह किस्म का जो बाब है, वो आज ख़त्म होने वाला है। और वो 20 मई को होपफुली ख़त्म हो जाएगा। होपफुली एक नई उम्मीद की किरण हमें नज़र आएगी। लेकिन नई उम्मीद की किरण कैसे आएगी, आज मैं उसी को डिस्कस करने आया हूँ। ये जो आज मैं 7 पॉइंट्स जो आज मैं बोलने वाला हूँ, ये मेरे सवालात नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के सवालात हैं, जिसको आपने 78 ईयर्स से महरूम रखा हुआ है एक फ़ुटबॉल लीग से। आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ीफ़ा रिकग्नाइज लीग तो होती थी, लेकिन वो जो लीग थी वो कभी भी ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनल लीग है। पाकिस्तान में कभी कोई प्रोफेशनल लीग नहीं थी। जब से इंडिपेंडेंस हुई है, कोई प्रोफेशनल लीग फ़ुटबॉल की नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो भी आज तक लीग्स हुई हैं, ये अली एहसन के अपने अल्फाज हैं, जो कि पाकिस्तान के, मैं उनको सबसे बड़ा फुटबॉल हिस्टोरियन मानता हूँ। ये उनके अपने अल्फाज हैं कि एमेच्योर लीग्स होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर, हम कभी एक प्रोफेशनल लीग इस मुल्क के अंदर खड़ी नहीं कर सके। ठीक है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर कोई हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है इन 3 लोगों से, हाफिज़ ज़काउल्लाह, ताहा अलीज़ई एंड मोहसिन गिलानी, जो कि कैंडिडेट्स बनने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को रूल करने वाले हैं और प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये उसके कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स। ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की भागदौड़ संभालेंगे अगले 4 साल तक। ठीक है, 4 ईयर की टर्म होगी इनकी। दे विल बी द रूलर्स। तो इनमें से किसी एक को बादशाहत का तख्ता मिलेगा, किसी एक को थ्रोन मिलने वाला है। ठीक है, जानना मैं ये चाहता हूँ कि इनका मैनिफेस्टो क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो तख्ता है, वो जो थ्रोन है, जिसको ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब इनको पावर मिलेगी, सो पावर मिलने के बाद ये क्या करेंगे, इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनका प्लान है भी या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इनका इंटरव्यू लें। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मेरे से शदीद नफ़रत करती है। मैं फिर से रीइटरेट कर दूँ ये चीज़। जो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर है, जिसका नाम यशल है, वो मेरे से शदीद नफ़रत करता है, और वो हर कीमत पे कोशिश करेगा कि इन 3 कैंडिडेट्स का या किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर का मैं कभी इंटरव्यू ना ले सकूं। मुझे हर तरीके से उस आदमी ने साइडलाइन करने की कोशिश की है, और वो अभी भी यही कोशिश कर रहा है, पसे पर्दा, बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, तो मैं तो इनके इंटरव्यूज़ नहीं ले पाऊंगा अगर मैं इनको अप्रोच भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अली एहसन मेरा काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे आज अली एहसन के लिए, वो आदमी जिसने 21 साल दिए हैं पाकिस्तान फुटबॉल को और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए जद्दोजहद की है, एंड ही इज़ आवर लीडर। ठीक है, तो मैं आज अपने लीडर से पूछने वाला हूँ 7 निकात। मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 लोगों से, ये जो 3 लोग जो पावर का हिस्सा बनने वाले हैं, जो कि पावर और इख्तियार इनके पास आने वाली है, इन 3 लोगों से, इन 3 कैंडिडेट्स से, जो कि फाइट करने वाले हैं प्रेसिडेंसी के लिए इन द PFF इलेक्शंस, और PFF के प्रेसिडेंट बनेंगे, इनसे आप ये 7 सवाल ज़रूर पूछिएगा। और अगेन, ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान की आवाम हर लाइव सेशन में आके मेरे से पूछती है। ठीक है, तो ये मेरे सिर्फ सवाल नहीं है इसके अंदर। ये है फुटबॉल्स नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, फुटबॉल का नेशनल एक्शन प्लान क्या होगा अगले 4 साल का। 4 साल का नेशनल एक्शन प्लान आपका क्या होने वाला है, ये है इस वीडियो का टाइटल भी। पहला पॉइंट ये है, ताहा अलीज़ई, ठीक है, ये कैंडिडेट हैं, हाफिज़ ज़काउल्लाह और मोहसिन गिलानी। ये फ्रेंचाइज फुटबॉल एंड डायस्पोरा प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइज फुटबॉल होनी चाहिए या पिरामिड सिस्टम का निज़ाम होना चाहिए, आपको क्या लगता है। ये इन तीनों कैंडिडेट से सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए। दूसरा सवाल जो है, जो आवाम का सवाल है, वो ये है कि डायस्पोरा प्लेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हो, और डायस्पोरा प्लेयर्स को पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के अंदर इनकलकेट करने के लिए आप क्या करोगे और आपका मैनिफेस्टो क्या है।
ये इन तीनों से सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अली हसन से मेरी गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इन तीनों का इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लीग सिस्टम के ऊपर। डायस्पोरा के ऊपर मैं थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेता हूँ। मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी विमेंस टीम में अक्सा मुश्ताक हैं, आपकी मार्शा मलिक है, और इस तरह की बहुत सारी डायस्पोरा प्लेयर्स हैं। इनको विमेंस टीम में इनकलकेट करने के लिए क्या किया जाएगा? लाइद गुलजार को, साहिल बशीर को, हारिस ज़ेब को, एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन को, ठीक है, आपका जो सजावल महर है जो ज़ुरिक के अंदर खेलता है, जैन ताहिर जो कि शेफील्ड यूनाइटेड में खेलता है अंडर 21 टीम के लिए, इनको इनकलकेट करने के लिए आप क्या करेंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे अगर इनके पासपोर्ट्स के इश्यूज़ आए, क्योंकि उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ख़ास तौर पे इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो आप कैसे इन चीज़ों को आप गवर्नमेंट के साथ कैसे चलेंगे? क्योंकि हारून मलिक ने गवर्नमेंट के साथ ठीक ठाक पंगे लिए थे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी उन्होंने ठीक ठाक पंगे लिए थे, और गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तान की रियासत के साथ पंगे लिए थे। लीग सिस्टम पे अब मैं आ जाता हूँ। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये काफ़ी बार पूछा गया। एकेडमी की डेवलपमेंट और दूसरा लीग सिस्टम। अगर आप एक पिरामिड सिस्टम लेकर आते हैं तो आप उसका इकोसिस्टम कैसे बनाएंगे? आप प्रीमियर लीग, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में कितनी टीम्स होंगी, आप उसको कैसे देखते हैं? उन टीम्स का प्रीमियर लीग में आने का क्राइटेरिया क्या होगा? उनको कैसे लेकर आया जाएगा प्रीमियर लीग में? ठीक है, एएफसी लाइसेंसिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़रूरी होना चाहिए कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग में जो 10 टीमें या 12 टीमें खेलती हैं, जो भी खेलती हैं इन द फ्यूचर, उनके पास एएफसी का लाइसेंस हो। आप एएफसी लाइसेंसिंग के लिए क्या करोगे? हाफिज ज़काउल्लाह से मेरा सवाल है, मेरा ये सवाल है यहाँ पे ताहा अली ज़ई से, और मेरा ये सवाल है ऑब्वियसली फ्रॉम मोहसिन गिलानी। सो ये इन तीनों से मैं चाहता हूँ कि अली हसन ये सवाल ज़रूर पूछें। एकेडमी डेवलपमेंट के लिए फॉर एग्जांपल एक लीग आएगी, तो कराची यूनाइटेड अगर लीग के अंदर खेलती है, जो पहले भी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलती थी, तो कराची यूनाइटेड की एक एकेडमी होगी। ठीक है, उसमें एज ग्रुप्स होंगे, अंडर 6 की टीम होगी, अंडर 9, अंडर 12, अंडर 16, अंडर 23, इस तरह की टीमें होंगी, राइट? जैसे लिवरपूल में इसी तरह का एक निज़ाम है कि अंडर 9 से लेकर अंडर 23 तक टीम्स होती हैं। एज ग्रुप टीम की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा? इनके टूर्स के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? इनकी टूर्स कैसे किए जाएंगे? जैसे कराची यूनाइटेड अक्सर अपनी अंडर 9 की टीम जो है वो एस्पायर एकेडमी में जाके भेजती है, तो ये इनकी डेवलपमेंट के लिए जो फॉरेन टूर्स होंगे उनकी फंडिंग किस तरह से आप करेंगे? और क्या आपकी का मैनिफेस्टो है कि प्लेयर डेवलपमेंट पे आपने क्या करना है? हाउ विल यू डेवलप लोकल प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू योर इकोसिस्टम एंड थ्रू योर लीग सिस्टम? और कितने टीयर की पिरामिड सिस्टम होगी अगर आप पिरामिड सिस्टम में बिलीव रखते हैं तो? ठीक हो गया। तीसरी चीज जो कि रियासत का काम है, मैं जानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टेट का काम होता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने ये प्रोवाइड करना है। पाकिस्तान के जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं उनको रेनोवेट करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की रियासत की है। ठीक है, लाहौर में आपको स्टेडियम रेनोवेट करवाना है, कराची में आपको स्टेडियम रेनोवेट करवाना है, आपका कयूम अली चंगेजी का स्टेडियम है कोयटा के अंदर, वो आपने रेनोवेट करवाना है। इसी तरह का एक पेशावर में भी स्टेडियम है, उधर भी आप रेनोवेशन करवा सकते हो। पीएफएफ कैसे गवर्नमेंट के साथ मिलके चल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे किया जा सकता है? क्या आप अगले 4 सालों में कम से कम 2 या 3 स्टेडियम्स खड़े कर सकते हैं जो कि एएफसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक हों और फीफा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों? क्या आपके पास वो मैनिफेस्टो है? क्या आपके पास वो पॉलिसी है कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलके चल सकें? क्योंकि पाकिस्तान में आपको गवर्नमेंट के साथ मिलके चलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम को डेवलप कैसे करेंगे आप? अगेन इकोसिस्टम में पिरामिड सिस्टम आ जाता है, इकोसिस्टम में आपका आ जाती है एकेडमीज, इकोसिस्टम में आपका आ जाता है क्लब कल्चर। क्लब कल्चर को आप डेवलप कैसे करोगे? हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यार एक टीयर रखते हैं, ठीक है, उसमें 12 टीमें रखते हैं, उसमें 5 डिपार्टमेंट्स डाल देते हैं और 7 उसमें क्लब्स डाल देते हैं। इस तरह आपकी पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो जाएंगी और डिपार्टमेंट्स को इवेंचुअली फेज आउट किया जाएगा अगर वो एएफसी क्लब लाइसेंसिंग के ऊपर नहीं मानते। ठीक है, प्रमोशन और रेलीगेशन होनी चाहिए और सेकंड टीयर के अंदर 10 टीमें होनी चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड टीयर है उसका निज़ाम ये हो सकता है कि आप ये बोलो कि यार आपके 142 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से जो चैंपियन निकलेगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, या जो भी टॉप 10 चैंपियन निकलेंगे, तो वो जो 10 टीमें हैं उसको आप ये कर सकते हो कि आप उसको सेकंड टीयर में डाल दो। तो वो जो 10 टीमें आएंगी वो सेकंड टीयर में आके पाकिस्तान की खेलेंगी और फिर वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में प्रमोट हो सकती है। 2 टीमें प्रमोट हो, 2 टीमें रेलीगेट हो, जैसे अभी अफगानिस्तान में भी आई थिंक हो रहा है। तो वो आप कर सकते हो।
अब अफगानिस्तान में क्या है कि अफगानिस्तान में जो सेकंड ईयर होती है वो जो प्रोविंशियल लीग्स होती हैं उसके अंदर टीमें रेलीगेट हो जाती हैं, जो भी उनकी प्रोविंशियल लीग्स हैं। क्या पाकिस्तान इस मॉडल पे जाएगा या पाकिस्तान अपना एक मॉडल बनाएगा? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि इकोसिस्टम का डिज़ाइन क्या होगा। ये मेरा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट मेरा ये है कि आपने जो आपके हारून मलिक साहब थे, ठीक है, जो कि अभी भी ताकत के नशे में चूर हैं और अभी भी पीएफएफ को पीछे से चला रहे हैं और स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं और अपनी सियासत चमका रहे हैं। मैं जानता हूं वो अभी भी पीएफएफ को कंट्रोल कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है और कोई शुबा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आज भी उनके जो पपेट्स हैं वो पीएफएफ के अंदर मौजूद हैं और एनसी की शक्ल में आज भी वो मौजूद हैं उसके अंदर। तो मैं जानता हूं कि हारून मलिक इज स्टिल देयर। उन्होंने क्या किया था कि सऊदी अरेबिया के साथ एनओसी साइन किया था, उन्होंने एक पूरा एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपके सऊदी अरेबिया से किस तरह के रिलेशंस होंगे, आप सऊदी अरेबिया से कैसे मुज़ाकरात करेंगे और आप उस एमओयू को कैसे इनकलकेट करेंगे इन योर मैनिफेस्टो। हाउ विल यू मेक योर रिलेशंस बेटर विद सऊदी अरेबिया, वुमेन्स टीम के लिए भी और मेंस टीम के लिए भी, क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक बहुत बड़ा अलायंस है। उस अलायंस को लेकर आप कैसे चलेंगे, ठीक है। छठा मेरा पॉइंट कि विमेंस टीम का जो एज ग्रुप है उसमें जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। यही एक रीज़न है कि हमने अभी AFC अंडर 20 जो विमेंस होने वाला है, ठीक है, एशियन कप क्वालिफायर AFC अंडर 20 विमेंस का, उसमें हमने अपनी टीम नहीं भेजी, हमारी टीम है ही नहीं उसके अंदर लिस्ट में। अपेरेंटली इसलिए नहीं है कि एक तो चलो हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरा हमारे पास एक प्रॉपर प्रेसिडेंट ही नहीं है इस वक्त, PFF का कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें पता ही नहीं है कि यार हमारी इस अंडर 20 की एज ग्रुप में कौन सी लड़की हैं, ठीक है। जो भी हम निकालेंगे वो या तो कराची सिटी से आएंगी या कराची यूनाइटेड से आएंगी या लेगेसी से आएंगी, ठीक है, मोस्टली यही होना है, या चलो स्मर्फ से एक दो आ जाएंगी। तो हम जो हैं, ये जो एज ग्रुप है, अंडर 9 का एज ग्रुप है, अंडर 20 का, अंडर 19 का, अंडर 17 का, लड़कियों की एज ग्रुप की जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो पूल ऑफ प्लेयर्स किधर से आएगा अगर प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या ये चीज़ है कि विमेंस की भी प्लेयर डेवलपमेंट करनी है एज ग्रुप के अंदर, इन सर्टेन एज ग्रुप के अंदर विमेंस की भी डेवलपमेंट करनी है, उनको भी हमने बेटर करना है ताकि वो लड़कियां भी जो हैं एक दिन एशियन कप में जाके खेल चुके हैं। इंडिया की AFC एशियन कप की जो विमेंस टीम है वो AFC एशियन कप में 9 बार खेल चुकी है, हमने आज तक क्वालिफायर नहीं खेला उसका, ये पहली दफ़ा हम खेलने जा रहे हैं जून में या जुलाई में। तो AFC अंडर 20 में मुझे फिर से बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी विमेंस टीम थी नहीं जो AFC एशियन कप क्वालिफायर है। तो इनकी डेवलपमेंट कब होगी? विमेंस टीम के फ्रेंडलीज और मेंस टीम के फ्रेंडलीज के जो फंडिंग आपको फीफा से मिल जाएगी, $15 मिलियन अपेरेंटली आपको मिलना है फीफा से। जब इलेक्शन होगा तो फीफा ने वादा किया कि हम $15 मिलियन या उससे ज़्यादा हम आपको देंगे, ठीक है। कहा यह जाता है कि $6,50,000 अगर आप विमेंस टीम के ऊपर काम करते हो तो विमेंस टीम को अलग से दिया जाएगा, उसके लिए एलोकेशन अलग से होगी फीफा की, फीफा अलग से पैसा देगा। तो आप मुझे ये बता दें कि आपके मैनिफेस्टो में विमेंस टीम की डेवलपमेंट है या नहीं है, एज ग्रुप की टीम्स जो विमेंस की हैं उसकी डेवलपमेंट पे आपका क्या नज़रिया है और आप उस पर कैसे काम करेंगे, आपका रोड मैप क्या है। ये मेरा 6th पॉइंट है। 7वां और आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि आप स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के लिए कहाँ से लेकर आएंगे। पिछले 4 साल में जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने तबाही मचाई है कि उनकी मार्केटिंग टीम से कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, सब नल्ले बेरोजगार होकर वहाँ पे फिरते रहते हैं। और आज तक उन्होंने क्या किया कि माइलो लेकर आए, ठीक है, माइलो को स्पॉन्सर बनाया उन्होंने, ठीक है, और जिम आर्मर को स्पॉन्सर बनाया, वो भी जब हमने कैम्बोडिया को हराया, ठीक है। तो स्पॉन्सर अट्रैक्ट करने की ताकत आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मार्केटिंग कमेटी में थी नहीं। और जब इन पे तनकीद करो तो ये क्या करते हैं, इसी चीज़ पे इनको अगर तनकीद करो तो ये कंटेंट क्रिएटर्स को साइड लाइन करना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें किसी प्लेयर का इंटरव्यू नहीं लेने देंगे, ठीक हो गया। तो ये जब इनसे कड़वे सवाल पूछे जाते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और माजरत के साथ इनका एक सुराख है, वहाँ पे जाके ना आग लग जाती है इनको। तो ये भी इनके साथ होता है। सो फ्रेंडली की ऑर्गेनाइजेशंस करवाने के लिए, अगर आपने फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज करवाने हैं, आपको 13 से 15 करोड़ रुपए चाहिए या कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए पाकिस्तानी रुपीस, ठीक हो गया ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप। मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ताहा अली ज़ई साहब, हाफिज ज़काउल्लाह साहब एंड मोहसिन गिलानी साहब, आप 3 मुझे बता दें, या अली हसन इनसे ये सवाल पूछ लें, मुझे तो नहीं बताएंगे, अली हसन इनसे ये सवाल पूछ लें कि आप 3 लोग जो हैं ये स्पॉन्सरशिप्स कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में इसके ऊपर काम करना है या नहीं है, मार्केटिंग टीम आपकी कैसे वर्क करेगी।
ये मेरे साथ निकात हैं, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि अली हसन जो कि हमारे लीडर हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए 21 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, वो इनसे ये 7 सवाल ज़रूर पूछे जो कि अवाम के सवाल हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जो हमारा ज़ैन ताहिर है। ज़ैन ताहिर पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 2 बांग्लादेशी फुटबॉलर्स भी हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, बट ये एक पाकिस्तानी फुटबॉलर है जो कि PFF के रेडार में ऐसा लगता है कि ये है, ठीक है। मेरी नज़र में अगर एक फुटबॉलर FPDC पे आ गया ना, तो इसका मतलब यही है कि वो PFF के रेडार पे है। मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। ज़ैन ताहिर के ऊपर FPDC ने भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं, ठीक है। शेफील्ड यूनाइटेड की अंडर 21 टीम में ये खेलता है एंड दिस गाय इज़ एक्चुअली अ लेफ्ट बैक। ये अगर आप बैक 5 खिलाना चाहते हो तो उसमें लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, ओवरलैपिंग रन्स निकाल सकता है, अच्छा इसका ट्रैक बैक है, ट्रैक बैक भी आपको करके ये दे सकता है। तो इसके अंदर एक अच्छा रिकवरी पेज भी है, ही कैन गो फॉरवर्ड्स एज वेल। मैंने इसकी हाईलाइट्स निकाल के देखी और शेफील्ड अंडर 21 का जो टीम है शेफील्ड यूनाइटेड की अंडर 21 टीम, उसके मैचेस भी आपको मिल जाएंगे। इसने अभी एक लिवरपूल के अगेंस्ट में मैच खेला था, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा अंडर 21 टीम के साथ, लिवरपूल अंडर 21 टीम के साथ, ठीक है। तो ही कैन गिव यू दैट ओवरलैपिंग रन्स, अंडरलैपिंग रन्स वो बना के आपको दे सकता है। और एक बैक 5 में लेफ्ट विंग बैक और बैक 4 में लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डिफेंडर है जिसको आप एक सूडो विंगर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप एक लेफ्ट विंग बैक के तौर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसी पोजीशन में हारिस ज़ेब भी खेल सकता है। तो क्यों ना हम हारिस ज़ेब को लें, जब हारिस ज़ेब भी लेफ्ट बैक खेल सकता है, लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, लेफ्ट विंगर खेल सकता है, भाई वो लेफ्ट विंगर खेल सकता है आउट एंड आउट, और गोल मार रहा है, गोल पे गोल मार रहा है वो, ठीक है। हारिस ज़ेब राइट बैक खेल सकता है, हारिस ज़ेब राइट विंगर खेल सकता है, और अभी वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ऑकलैंड सिटी के लिए खेलेगा अगेंस्ट बेनफिका एंड ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख। तो हारिस ज़ेब को क्यों नहीं ला सकते फिर? सिर्फ इसलिए नहीं ला सकते, जो मुझे आंसर इसका समझ में आता है, कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को न्यूजीलैंड की लीग पसंद नहीं है। तो इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा ज़ैन ताहिर के ऊपर, ठीक है। ये हो गया ज़ैन ताहिर का। अब मैं थोड़ी अपडेट दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि शामिद शोम का क्या सीन है। शामिद शोम जो है ना, एक डबल पिवट का मिडफील्डर है, वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है जो कि अच्छा बॉल टैकलर है, ठीक है। गेम के टेम्पो को तोड़ सकता है, ठीक है। अगर वो एक अच्छा बॉल टैकलर है तो इट मीन्स कि वो गेम के टेम्पो को तोड़ना जानता है, और हमजा चौधरी के साथ 4-2-3-1 में बड़ा इजीली खेल सकता है, आप उसको खिला सकते हो। और अगर आप एक डायमंड मिडफील्ड में खेलते हो तो वो एक लेफ्ट साइडेड कह सकते हैं सेंट्रल मिडफील्डर के तौर पे भी खेल सकता है, क्योंकि आप देखते ही होंगे कि अगर इसका हीट मैप आप निकाल के देखो तो लेफ्ट क्या कहते हैं हाफ स्पेस में भी जाके घुस रहा है, वो राइट हाफ स्पेस में भी जाके खेल रहा है, ठीक है, आगे भी जाके रन्स बना रहा है। तो शामिद शोम उस तरह का एक प्लेयर है। अब शामिद शोम का सीन ये है कि उसका पासपोर्ट डन हो चुका है, ठीक है, उसको कैनेडियन प्रीमियर लीग से या जो भी उनकी फुटबॉल एसोसिएशन होती है वहां से उसको मिल चुका है उसका जो NOC होता है। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको ये चाहिए कि फीफा की जो प्लेयर्स कमेटी है वो इसको क्या दे दे, क्लियरेंस दे दे। एक दफा फीफा की प्लेयर्स कमेटी ने उसको क्लियरेंस दे दिया तो इसका मतलब ये है कि 10 जून को बांग्लादेश वर्सेस सिंगापुर का जो मैच होगा उसमें शामिद शोम हमजा चौधरी के साथ खेल रहा होगा और शाना बशाना उसके साथ खड़े होकर नजर आ रहा होगा आपको खेलते हुए, ठीक है। इसके मेरे हिसाब से 70 to 75% चांसेस हैं कि शामिद शोम जो है ना वो खेल सकता है, क्योंकि ये रिजेक्ट भी हो सकती है। जो फीफा प्लेयर्स कमेटी है वो रिजेक्ट भी कर सकती है, आपकी जो भी दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर सकती है, ठीक है। जो भी आपकी एप्लीकेशन आपने दी है, जो भी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने इसको फाइल करना है। इमरुल हसन जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं BFF के, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम इसको फाइल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 30 दिन के अंदर शामिद शोम आ जाए, लेकिन अभी तक फीफा प्लेयर्स कमेटी से उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। आज शामिद शोम के पास, आज 5 मई है, आज उसके पास पासपोर्ट आ चुका है, पासपोर्ट उसके हाथ में आज, ठीक है, वो मिल गया उसे। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी गारंटी किसी चीज़ की नहीं है कि वो सिंगापुर वाले मैच में 10 जून को खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मैं 70-75% चांस दूंगा अभी। ये काफ़ी बांग्लादेश के यूट्यूबर से भी मेरी बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि 70 से 75% चांस है। बांग्लादेश और सिंगापुर का मैच तो खैर जानते ही हैं, उससे पहले बांग्लादेश का एक फ्रेंडली भी होने वाला है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्यूबा मिचेल, अब क्यूबा मिचेल जो है, अगर बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया वाले मैच की तरह डायमंड मिडफील्ड में खेलती है तो वो उसकी टिप पे खेल सकता है, ठीक है। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वो खेल सकता है, ऑल्सो वो एज अ नंबर 8 खेल सकता है, एज अ नंबर 10 खेल सकता है। अगर आप डायमंड मिडफील्ड में खेल रहे हो, क्यूबा मिचेल नंबर 8 भी खेल सकता है, नंबर 10 भी खेल सकता है, सेंट्रल मिडफील्डर है वो, तो जाहिर है कि वो डायमंड मिडफील्ड में राइट साइडेड CM या लेफ्ट साइडेड CM खेल सकता है। वो कोई इसके लिए आई डोंट थिंक उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसको टिप पे खिलाना चाहिए, उसको वहां पे खिलाया जा सकता है।
बट खैर देखते हैं बांग्लादेश उसको किस तरह यूज़ करती है, क्योंकि मुझे वो एक प्रॉपर नंबर 10 लगता है जितना मैंने उसको अभी तक खेलते हुए देखा है। उसके फादर का पासपोर्ट है, ठीक है, वो अभी रिन्यू होने वाला है। जमैका के उसके फादर हैं, उसकी मदर जो हैं वो बांग्लादेश सिलहेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, वो बांग्लादेशी हैं। फादर उसके जमैका से हैं, तो वो जमैका के लिए भी वैसे खेल सकता है, लेकिन उसके फादर जो हैं वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाएंगे। पासपोर्ट आई थिंक बांग्लादेश के लिए उनका रिन्यू होगा, ठीक है, और फिर जाके क्यूबा मिचेल का उसका पासपोर्ट उसको मिलेगा। अभी तक क्यूबा मिचेल को 5 में हो गई है, क्यूबा मिचेल को पासपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। क्या 30 दिन के अंदर, अब 30 दिन रह गए हैं या 35 दिन रह गए हैं, क्या 30-35 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे क्यूबा मिचेल के वैसे 50% चांस लग रहा है, और काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं मुझे कि वो बांग्लादेश के लिए सिंगापुर वाले मैच में मुझे वो खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा पर्सनली, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा एक मेरे से बांग्लादेशी सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट में खेलते हैं, कतर में खेलते हैं, यूएई में खेलते हैं जाके, और सऊदी प्रो लीग में खेलते हैं, उनको पासपोर्ट मिलने में इतना मसला क्यों होता है, इतनी दुश्वारी क्यों होती है? उसका रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लायद गुलजार जो है वो अगर अल जजीरा के लिए खेल रहा है, ठीक है, मैं सपोज कर लेते हैं यूएई प्रो लीग में वो खेल रहा है, तो उसको पासपोर्ट मिलना पाकिस्तान का काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसकी परमानेंट ट्रांसफ़र हो गई है ब्राइटन से अल जजीरा में, ठीक है। अब ये क्यों मुश्किल है? अगर तो अल जजीरा ने उसको होम ग्राउंड प्लेयर के तौर पे रजिस्टर किया हुआ है, होम ग्राउंड प्लेयर, तो जो अल जजीरा है, जो क्लब है यूएई का, वो किसी सूरत उसको पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने देगा, वो अलाउ ही नहीं करेगा उसका क्लब। क्लब कहेगा कि तुम होम ग्राउंड प्लेयर हो, तो हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते कि तुम पाकिस्तान के लिए खेलो, ठीक है। अगर वो फॉरेन प्लेयर के तौर पे रजिस्टर है, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स ही या 5 प्लेयर्स का ही आई थिंक कोटा होता है यूएई में, तो एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता, बट बहुत कम प्लेयर्स का कोटा होता है। अगर वो फॉरेन प्लेयर के तौर पे रजिस्टर है, फिर उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट मिलने में शायद इतना मसला ना हो, लेकिन अगर वो होम ग्राउंड प्लेयर के तौर पे रजिस्टर्ड है तो फिर मसला हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सारे जो 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्लो चलती हैं, और इनका जो है ना प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, ठीक है, और कभी कभी ये रोड़े भी अटका देती हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि पासपोर्ट मिलना, अगर होम ग्राउंड प्लेयर है और वो मिडिल ईस्टर्न लीग में खेल रहा है, कोई भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, उसको पासपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका क्लब ही अलाउ नहीं करता। वो सबसे पहली हर्डल जो है ना वो निकालता है। यही वजह है कि शेर खान पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका, जो कतर में खेलता था सेकंड ईयर में। यही वजह है कि हमजा जाहिद जो है वो यूएई प्रो लीग में खेलता है, वो नहीं खेल पाता पाकिस्तान के लिए, गोलकीपर है वो भी सेकंड ईयर में खेल रहा है अभी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना मसला होता है। बांग्लादेशियों के लिए भी मसला होता है, हमारे जो पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी मसला होता है। तो ये सीन है। ये थी आज की वीडियो, और ये था फुटबॉल का नेशनल एक्शन प्लान, और ये मेरे 7 निकात थे। आई होप अली हसन जो हैं, ये 7 पॉइंट्स जो हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और जो हमारा फ्यूचर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, उनसे ज़रूर पूछेंगे। आई सी यू सून, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।